क्लास 7 साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 13 Yes, sir. 13 Yes, sir. में हम लोग कवर कर चुके थे। कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से पहले तक के टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और सिंबल्स, सर्किट की डेफिनेशन, सर्किट क्या होता है और कुछ कॉमन सिंबल्स, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं इनके कॉमन सिंबल्स हम लोगों ने देखे थे हम लोगों ने। वो डायग्राम हम लोग रेफर कर सकते हो ना, 2 पेज पीछे। तो कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम लोग बात करेंगे। ये तो खैर आप लोगों के लिए जनरल पैराग्राफ ले सकते हो इसको, कि मतलब ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कॉमन अप्लायंसेस हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो। उसके बाद हम काम की बात हम आगे चलेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और बल्ब के ऊपर अब हमारे पास में नया इन्वेंशन है CFL, और उसके बाद में हम LED भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस भी हम ट्राई करेंगे आज ही कवर हो जाए। फ्यूज भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक और MCB भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इतना अगर हम आज कर पाए तो फिर बहुत है। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, मेरे ख्याल से माइक ठीक है। अब ये आवाज का जो इशू है अब रिजॉल्व हो जाएगा। पहले के कोई टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों को नहीं आता है? अगर नहीं आए थे क्लास में तो उसका कुछ नहीं कर सकते। आए थे क्लास में और फिर रिवीजन किया और फिर नहीं आया समझ में? नो सर। ठीक है, शुरू करते हैं। मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन्स, इलेक्ट्रिक कुकर, टोस्टर, hair dryer, electric ovens, immersion heaters and hot plates that we use at our homes have a heating element. The principle of changing electrical energy into heat energy with the passage of electric current is applied in these appliances. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी कि करंट जब भी पास होता है किसी कंडक्टर के थ्रू और उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, ये जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर ये सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं, ठीक है। हीट जनरेट करनी कुल मिला करके, हमें खाना पकाना है, हमें हेयर ड्रायर, ऑब्वियसली हेयर ड्रायर फिर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। हॉट प्लेट्स, हीटर, इमर्शन हीटर्स, जनरली पानी गर्म करते हैं या कुछ और भी गर्म करना हो तो हीटर्स काम आता है। ओवन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इलेक्ट्रिक कुकर्स, तो ये सब के सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है हमें हीट एनर्जी, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। नॉर्मली all heating appliances consist primarily of two parts. A resistance called filament, ये होना बहुत जरूरी है, ये नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगी, और ये बाय डिफॉल्ट सब में होता है। A resistance called filament which has a coiled length of nichrome wire. This wire has high resistivity and a high melting point. तो यहाँ से देखो जनरली आपको एक फिलामेंट मिलेगा। बल्ब के अंदर भी फिलामेंट होता है। जनरली आपने ये सुना होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो बल्ब को ग्लो करने का काम आता है। उसके बारे में पढ़ेंगे भी नीचे, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो आपको हर अप्लायंस में फिलामेंट नाम की चीज मिलेगी। वो फिलामेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है हीट जनरेट करने के लिए। तो रेजिस्टेंस कॉल्ड फिलामेंट विच इज अ कॉइल्ड लेंथ ऑफ निक्रोम वायर। निक्रोम क्या होता है? एक तो होता है मेटल, नॉन मेटल्स, ये कुछ पता है मेटल नॉन मेटल के बारे में? मेटल सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटल्स, इसमें भी सॉलिड मिल जाएंगे लेकिन जनरली मेटल्स होते हैं, वो सॉलिड मिलेंगे आपको। तो मेटल, कोई प्योर मेटल्स है, आपने क्या किए, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, 2, 3, 4 मेटल से कॉम्बिनेशन लेकर के एक सब्सटेंस बनाया, उसे बोलते हैं अलॉय। तो अलॉय का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो वो डिफरेंट मेटल्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे निक्रोम है, यहाँ पे तो निक्रोम 2 वर्ड से टूट करके बना है। निकल और क्रोमियम, ये दोनों अलग अलग तरह के क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। निकल और क्रोमियम 2 अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं, इसे कंबाइन करके आपने बना दिया निक्रोम। ये निक्रोम मेटल तो है नहीं, क्योंकि मेटल का मतलब तो एक सिंगल टाइप का, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप से बना हुआ है, इसलिए अलॉय बोलेंगे निक्रोम को, ठीक है। मुंह खोलो अपना।
Yes, sir. ठीक है। द इंसुलेटिंग, अब ध्यान से देखो, फिलामेंट जो लगा होता है इसको एक बेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंसुलेटिंग बेस प्रोवाइड करते हैं, क्यों? ताकि हम लोग उसे आराम से हैंडल कर सकें। मेड ऑफ फायर क्ले, माइका, सिलिका और एस्बेस्टोस इन विच द फिलामेंट इज एम्बेडेड। तो ये चारों जो दे रखा है ना आपको, ये अर्थ के नीचे से एक्सट्रैक्ट होता है, कह सकते हैं। ये फायर क्ले होती है एक तरह की, फायर क्ले जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। माइका, सिलिका और एस्बेस्टोस ये एक तरीके से मिट्टी होती है। ये चारों एक तरीके से हम बोल सकते हैं मिट्टी होती है, मिट्टी में पाई जाती है। These materials are also able to withstand high temperature of the filament and are non-conductors of electricity. Non-conductors कौन से? फिलामेंट तो कंडक्टर होता है, लेकिन इंसुलेटिंग बेस जो है वो नॉन कंडक्टर है। तो इंसुलेटर हम इसीलिए तो यूज करते हैं ताकि हम लोग झटके खाने से बच सके। तो इसलिए वायरिंग करते हैं, तो वायर को, जब ये कॉपर के बने होते हैं वायर, तो कॉपर वायर के ऊपर हम इंसुलेशन कर देते हैं ताकि हम लोग बच सके। ठीक है, Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भूलना मत इसे, इन दोनों को पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, चलते नीचे। कर लिया, ये मार्क लिख लिया। Yes, sir. ये लिखना मत, ये मत लिखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, क्या मत लिखना। Okay, sir. सिर्फ ये निक्रोम को तोड़ करके लिख दो, निक्रोम को तोड़ करके निकल क्रोमियम लिख दो, बस इतना ही लिखना है और बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। अंडरलाइन जो की है मैंने वो कर दो बस। सर ये क्या है? सर का अंडरलाइन। हाँ जी, सर ये निकल के आगे क्या है? निकल के आगे का ये क्रोमियम। सर का अंडरलाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब पे कूदते हैं। The electric bulb consists of coiled filament made of tungsten in an evacuated and sealed glass bulb filled with a mixture of argon and nitrogen gas at a low pressure. अच्छा, ये काम की बात कर लो इसे अंडरलाइन। The electric bulb consists of a coiled filament made of tungsten and in an evacuated and sealed glass bulb filled with a mixture of argon and nitrogen gas at a low pressure. बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है, निक्रोम का नहीं होता है, टंगस्टन से होता है ना। और वो बल्ब ट्रेडिशनल बल्ब जो पुराने टाइम पे जो हम लट्टू यूज करते थे उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। The electric bulb consists of a coiled filament made of tungsten, ठीक है। In an evacuated and sealed glass bulb, तो सील तो है ही, यहाँ से कहीं हवा जाने की जगह दिख रही है? नहीं दिख रही है। सील ग्लास है, इवैक्यूएटेड का मतलब पहले उसके अंदर जो भी एयर थी उसको सक आउट कर लिया बाहर, और फिर उसके अंदर क्या भर दिया हमने? मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस। ये आर्गन और नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी? क्योंकि दे आर इनर्ट गैसेज। इनर्ट का मतलब होता है, मत लिखना ये मत लिखना सिर्फ समझने के लिए। इनर्ट का मतलब होता है जो आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर जैसे किसी भी चीज को एनर्जी दोगे आप तो रिएक्ट कर जाएगा, फिजिकली तो छोड़ो केमिकली भी रिएक्ट कर जाएगा एनर्जी देने पे। तो अगर अंदर जो गैस भरी हुई बल्ब के अंदर वो अगर रिएक्ट कर गई तो फिर हो सकता है कि वो जिस पर्पस के लिए हमने बल्ब को बनाया था, ग्लोइंग, तो हमें जो शाइन करवाना था उसे वो नहीं करता। तो इसी रीजन से हमने आर्गन और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भर दी ताकि वो रिएक्ट ना करे आपस में और हमारा पर्पस फुलफिल कर दे। दैट्स ऑल। Modern filaments are made of tungsten which last longer and gives white light. Modern filaments are made of tungsten. When electric current is passed through the filament, it gets heated to such a high temperature that it starts glowing. इसे underline कर दो। Temperature that it starts glowing. The advantage of using tungsten filament is that it has a very high melting point and a very high resistance. ठीक है, एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब कि आसानी से पिघलेगा नहीं, अगर पिघल गया तो लट्टू के अंदर बचा ही गया फिर तो। एंड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो हाई रेजिस्टेंस को बताता हूँ ये अंडरलाइन करो, ध्यान से देखो।
हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो करंट आ रहा है, उसे कन्वर्ट करना है हीट में कुल मिलाकर के। इतना काम, इतना सिंपल लैंग्वेज में। तो जो एनर्जी जनरेट होती है उसका फॉर्मूला होता है, लिखने की जरूरत नहीं समझने के लिए, I²RT। अब I यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी, R यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, T यहाँ पे टाइम, कितने टाइम तक, हाँ कितने टाइम में एनर्जी जनरेट हुई है। तो ध्यान से देखो, लिखने की जरूरत है, समझ लो। यहाँ पे R की वैल्यू जितनी बड़ी करते जाओगे उतना E की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो इसीलिए हाई रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो एनर्जी ज्यादा जनरेट करेगा वो कम टाइम में, सेम टाइम में। बताओ कितना को समझ में नहीं आया? सर वापस से बता दो। कौन सा वाला? सर ये बताएं। ये फॉर्मूला? यस सर। फॉर्मूला में मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर A = B/C लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, यस सर। C को तो मैंने कांस्टेंट फिक्स कर दिया, C को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, C की जो वैल्यू है वो है, उसे चेंज नहीं किया जा रहा है। C को तो मैंने कांस्टेंट कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि B को मैं जितना बड़ा करता जाऊंगा उतना A भी बड़ा होता जाएगा ना। यस सर। B को मैं जितना छोटा कर दूंगा A भी उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि C पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं है कि C तो कांस्टेंट हो गया। यस सर। तो बस यही तो बात हो रही है। I² और T तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गए, ना कम हो रहे ना ज्यादा हो रहे, सेम वैल्यू है। तो R जैसे ही आपने बड़ा, R की वैल्यू जितनी बड़ी करोगे, E की वैल्यू, एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हाई रेजिस्टेंस जितना हाई, एनर्जी उतनी ज्यादा जनरेट होगी। एनर्जी जितनी ज्यादा जनरेट होगी उतने अच्छे से टंगस्टन ग्लो करेगा लाइट को। आइसक्रीम में सर। यस। सर अगर ग्लास का बल्ब होता है तो उसपे थोड़ा पानी लग जाता है तो फट जाता है। ग्लास का बल्ब होता है, पानी लग जाता है तो फट जाता है, तो वो ग्लो होता है जब फिर गर्म हो जाता है। तुमने करके देखा क्या ऐसा? यस सर। तो फट गया वो? यस सर। कैसे गया? मतलब वो बल्ब जल रहा था, मतलब दीवार पे लगे होते हैं बल्ब, तो तुमने उसके बाद पानी फेंक दिया नहीं सर वो क्या? सर वो बाथरूम में था हाँ, तो इसलिए वो वहाँ पर पानी लगा तो वो फट गया। तो तुम्हें ये कंफर्मेशन कैसे है कि पानी लगने से ही फटा? वो किसी और रीजन से ही फट सकता है। तो भी सर वो गर्म हो जाता है और फिर उस पे पानी लगा तो वो फट जाता है, गर्म होता है जल्दी। नहीं तो वो गर्म हुआ, वो तो ठीक बात है, जैसे तुमने उसको पानी डाला तो वैसे क्या होता है ना कि एक तो डिस्टिल्ड वाटर होता है और एक पॉल्यूटेड वाटर होता है। तो जनरली हमारे घर में जो आता है वो उसमें आयंस मिलते हैं, आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल पानी में मिलते हैं हमारे घर में। इनफैक्ट जो पीने का पानी आता है उसमें भी आपको चार्ज पार्टिकल मिल जाएंगे। तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसका पीएच आपको, अगर आपने एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा है, पहले वाले टीचर ने अगर आपको पढ़ाया था एसिड बेस, तो आपको पीएच पता होगा। पीएच मतलब 7 है उस पानी का, डिस्टिल्ड वाटर का ना, प्योर वाटर का। तो वो डालोगे तो वो शायद रिएक्ट ना करे। तो पहले ये कंफर्म कर लो कि जो तुम्हारे आपके रेस्टरूम में जो बल्ब फटा वो पानी लगने की वजह से फटा है, पहले ये कंफर्म कर लेना, है ना। और फिर बात करते हैं हम कि पानी लगने से फटता है नहीं फटता। ये अंडरलाइन तो कर ली होगी ना अब तक तो। यस सर। ये पैराग्राफ में आप लोगों के लिए ये बता रखा है कि द ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एज हीट प्रोड्यूस इन। अच्छा, पहले जो बल्ब चलते थे आजकल घरों में ये बल्ब कम यूज करते हैं, क्यों? एनर्जी कम जनरेट करते हैं और पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं। एनर्जी कम जनरेट करते हैं, पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं, मतलब दो नुकसान है। और साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे CFL, नाम तो सुना ही होगा, हर घर में CFL आपको अब तो मिल ही जाएगी। अब तो LEDs भी यूज करते हैं। तो CFL जो है एनर्जी भी ज्यादा जनरेट करती है, पॉल्यूशन कम करती है, तो दोनों नुकसान को एक साथ हमने फायदे में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए CFL अब प्रोमिनेंट हो गया है मार्केट में, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एज हीट प्रोड्यूस्ड इन दीस बल्ब्स इज वेस्टफुल। एक तो ये वाली चीज है। और this can be reduced by using new alternatives such as compact fluorescent lamps CFL. It uses only 20% of the energy used by an ordinary light bulb. तो 5 गुना ज़्यादा अच्छा हो गया, 20% मतलब 5 गुना ही। To provide the same amount of light. Replacing conventional bulbs with CFLs would thus save a huge quantity of power. एक और दूसरा नुकसान क्या, पॉल्यूशन करने का मतलब CO2 एमिशन होता है एक तो,
तो जब वो फिलामेंट ग्लो करता है तो CO2 एमिशन होता है उसमें से। तो लेस पावर कंज्यूम्ड मींस लेसर एमिशन ऑफ CO2 एंड अदर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो अपना। तुम्हें भूख लग रही है तो माइक बंद करके खाना खाओ भाई, ठीक है। ओके सर। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, compact fluorescent lamps have an average lifespan of 6 years and each bulb provides a saving of 80% in consumption of energy। 80%, क्योंकि ऊपर देख लिया ना 20% ही काम में ले रहा है, मतलब 80% तो सेव हो गया। That would mean a saving of 34 kilos of CO2 per lamp per year। तो एक लट्टू को जलाओ, एक CFL को जलाओ, कितने साल के लिए? पूरे 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। और 34 किलोज ऑफ CO2 कम निकलेगी, उसमें से भी CO2 वो एमिट करता है, लेकिन इतना नहीं करेगा जितना एक ट्रेडिशनल बल्ब करता है। तो 34 किलोज ऑफ CO2 तो बहुत हो गया। ये इसका मतलब कि वो इन्वेंशन थोड़ा ज़्यादा सही है। 34 किलोज ऑफ CO2 वो सेव कर रहा है। These days LED bulbs are also made. They save electricity even more than CFL and they are free of mercury even। ये एक और तीसरा एडवांटेज हो गया, मरकरी भी नहीं है उसमें, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज इसका अगला टॉपिक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रिक फ्यूज थोड़ा अच्छे से समझ लेना, वैसे इजी है लेकिन मतलब सुन लेना। बाकी टॉपिक आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे मुझे कंफर्म नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, व्हाट वुड हैपन इफ इलेक्ट्रिक करंट वाज नॉट केप्ट अंडर कंट्रोल। Imagine a situation when the flow of electric current in the circuits operating in your houses exceeds beyond the normal level. It would cause the wires to get overheated, which could cause damage to electrical appliances and even lead to fire in the wiring. Such a situation may arise because of a faulty circuit. The common problems we may encounter are fluctuating voltage, use of higher load appliances, connection of many devices to a single circuit, short circuiting। यहाँ तक समझ लो पहले। देखो फ्यूज का मतलब क्या होता है, ये पैराग्राफ में यही समझा रखा है कि कोई अप्लायंस लगा हुआ है, मान लो ABC कोई भी अप्लायंस लगा हुआ है किसी सर्किट में, है ना। वो सर्किट आगे की तरफ जा रहा है, जा रहा है। हम फ्यूज को यहाँ यूज करते हैं, क्यों करते हैं? मान लो किसी भी रीजन से, ये जो 4-5 रीजन यहाँ मेंशन कर रखे हैं, 4 रीजन यहाँ मेंशन कर रखे हैं, करंट आया और करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो अप्लायंस को डैमेज कर सकता है। तो अप्लायंस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से एज ए प्रिवेंशन हम ये ले लेते हैं कि हमने फ्यूज लगा दिया यहाँ पे। अब फ्यूज के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, ये फ्यूज है, हमें क्या है, फ्यूज सर्किट के पाथ में ही एलोकेट करना है, यहाँ पे वहीं बीच में अटैच करना है, क्योंकि करंट पास होगा, हमें सर्किट कंप्लीट चाहिए ना। अगर करंट यहाँ पे मान लो कि इंसुलेटर का हमने बना दिया, इसे बचाने के लिए अगर हमने इसे इंसुलेटर का बना दिया तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो अप्लायंस बच जाएगा। लेकिन जब अप्लायंस चलाना भी होगा, हमें रन करना होगा, तब भी तो करंट नहीं जा पाएगा, तब कैसे करोगे? तो इंसुलेटर का तो नहीं बनाने से रहे हम, ठीक है। बनाना तो हमें किसका पड़ेगा, मेटल का, कंडक्टर का बनाना पड़ेगा। लेकिन वो जो कंडक्टर हम यूज करेंगे वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज करेंगे। मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो आसानी से पिघल जाए। ये वायर जो है, वायर से लेस मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर को यूज करेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है इसका? जब करंट आया, वहां पे एक्सेस में करंट आया, ज्यादा करंट आया, तो ये वाले वायर तो जो नॉर्मल वायर है, नॉर्मल वायरिंग हो रखी है, वो तो मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये फ्यूज जो है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, जनरल ये ऑर्डिनरी दूसरी वायरिंग से, एक्स्ट्रा वायरिंग से उसका लेस मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो मेल्ट हो जाएगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है उसका। तो वो जैसे ही मेल्ट हुआ, मान लो कि ये फ्यूज लगा हुआ है, ये वायर जो लगा हुआ है बीच में, मान लो कि ये वायर ब्रेक डाउन हो गया, मेल्ट होकर के पिघल गया ना, पिघल गया तो करंट, वो वायर ब्रेक डाउन हो गया उस वायर का, तो वहाँ पे वो सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट जितना भी बड़ा से बड़ा करंट आएगा, लेकिन आगे पास ही नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, सर्किट ब्रेक हो चुका है फ्यूज की वजह से, क्योंकि मेल्ट हो गया अंदर का मटेरियल। तो वो अप्लायंस हमारा अब बच जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सबको सबको ठीक है।
तो बस इतना ही समझना था इसमें कि हमें अपना अप्लायंस को सेव करना है फ्यूज की हेल्प से। तो कब कब हो सकता है फ्यूज, मतलब फ्यूज वो मेल्ट कब कब हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट के केस में हो सकता है, कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस टू अ सिंगल यूनिट, यूज ऑफ हायर लोड अप्लायंसेस, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। एक मिनट, द कॉमन प्रॉब्लम्स वी में एनकाउंटर आर। तो ये हाँ, ये प्रॉब्लम जो हम एनकाउंटर कर सकते हैं वो ये चारों प्रॉब्लम्स, कि वोल्टेज कभी ज़्यादा आ गया, फ्लक्चुएट होता रहता है ना वोल्टेज, एसी वोल्टेज आता है, यूज ऑफ हायर लोड अप्लायंसेस, तो बहुत बड़ा अगर आपने अप्लायंस लगा रखा है तो वहाँ पे ज़्यादा करंट जाएगा क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसमें भी ज़्यादा करंट भेजना पड़ेगा, तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस टू ए सिंगल सर्किट, शॉर्ट सर्किटिंग, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें फ्यूज लगाना पड़ जाता है। To protect the electrical installations in the houses or buildings, we use safety valves called fuses in the circuit. ये एक काम करना, फ्यूज को आप लोग यूट्यूब या फिर गूगल जरूर करना। गूगल तो क्या करोगे, उसमें ब्लॉग्स लिखे हुए होंगे, यूट्यूब करना तो उसमें फ्यूज देखना एक बार किस तरह का क्या होता है, कैसे वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देगा होगा। अदरवाइज आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप मुझे बताना ऑन व्हाट्सअप, सो आई विल शेयर यू अ लिंक। इट इज अ मेटल वायर कनेक्टेड टू लाइव वायर। देखो देखो ध्यान से, इट इज अ मेटल वायर, कंडक्टर ही दिया है उसने, वरना सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो मतलब ही नहीं सर्किट का। The fuse wire is made up of a suitable alloy which has low melting point, tin or an alloy of copper and tin। ठीक है, टिन भी एक तरह का कंडक्टर है, कॉपर और टिन को मिला करके एक अलॉय बना सकते हैं, वो भी एक कंडक्टर है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो हम वो यूज कर सकते हैं। Fitted in a cartridge made of porcelain or glass। पोर्सिलिन एक तरह का पॉलीमर होता है। When a current which is stronger than the circuit can support, when a current which is stronger than the circuit can support tries to flow through the circuit, the fuse wire melts due to overheating and breaks the circuit. The fuse thus opens the circuit and interrupts the flow of current. Thus in electrical wiring the fuse is the weakest link। ये जो पढ़ा वो समझ में आ गया? नो सर। नो सर। तो वो जो पहले भी जो मैंने कहानी बताई थी ना, वो डायग्राम बना करके वही लिखा हुआ है इसमें, कि मैंने क्या बोला था, करंट जब ऐसा करंट आ जाएगा वायर में जो वो अप्लायंस को डैमेज कर सकता है, मतलब अप्लायंस झेल नहीं सकता उस करंट को, तो वो कह रहा है कि विच इज स्ट्रॉन्गर देन द सर्किट कैन सपोर्ट, सर्किट सपोर्ट नहीं कर सकता, अप्लायंस झेल नहीं सकता उस करंट को, ट्राइज टू फ्लो थ्रू द सर्किट। वो अगर ऐसा करंट आ गया है तो क्या होगा, द फ्यूज वायर मेल्ट्स ड्यू टू ओवरहीटिंग, तो वहां पे करंट जितना ज्यादा आएगा, अच्छा एक मिनट, वो मेल्ट क्यों होगा, वही सेम फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, इसका फॉर्मूला सेम है आई स्क्वायर आर टी। तो आई की वैल्यू भी तो जितना बढ़ा दोगे, इनफैक्ट आई का तो स्क्वायर और लगा हुआ है, तो अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर तो आई को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो एनर्जी ज्यादा जनरेट करेगा, एनर्जी ज्यादा जनरेट करेगा मतलब हीट एनर्जी ज्यादा जनरेट कर रहा है वो यहाँ पे, तो जितना ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट करेगा उतना जल्दी वो मेल्ट हो जाएगा, राइट, ड्यू टू ओवरहीटिंग एंड ब्रेक्स द सर्किट, द फ्यूज दस ओपन्स द सर्किट। तो जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी डेवलप करेगा, और अगर ज्यादा करंट आ रहा है मतलब कि सर्किट झेल नहीं सकता है, और ज्यादा करंट आ रहा है मतलब ज्यादा हीट एनर्जी जो जनरेट हुई है वो फ्यूज को पिघला देगी, उस जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पार्ट है जिसका फ्यूज बना हुआ है उसे पिघला देगी, तो सर्किट ब्रेक हो गया। यही तो बात होती है ना, सर्किट अभी बना हुआ है तब तक करंट घूमता रहेगा, लेकिन सर्किट जैसे ही ब्रेक हुआ तो करंट जा ही नहीं पाया वहां पे जा ही नहीं पाया, कि रास्ता मिला नहीं उसको, रास्ता मिला नहीं तो नहीं जाएगा, and interrupts the flow of current, thus in an electrical wiring the fuse is the weakest link। ठीक है, यस सर। ठीक है भैया। ओके सर। चलो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी पूछा भी था शायद किसी बच्चे ने मुझसे लास्ट क्लास में एमसीबी के बारे में। सर मैंने। अच्छा तुम ही थे क्या? एमसीबी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग फ्री हो, ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, ये कर लेना 1 2 4, ठीक है। MCB में देख लो, these days miniature circuit breakers MCBs are used to replace the fuse as they are automatically operated electrical switch designed to protect electrical circuit from damage due to overload or short circuit। These can be reset either automatically or manually to, देखो ध्यान से डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे फ्यूज अगर हुआ है ना, वहाँ पे वो फ्यूज वहाँ पे फ्यूज अगर हो गया मान लो, तो वापस अगर उस सर्किट को हम पूरा करना है तो नया फ्यूज लगाना पड़ेगा, तभी तो पाथ दोगे उसे। और अगर सर्किट फ्यूज हटा करके मान लो सिंपल वायरिंग करते हो, आप लोग बोलोगे तो बार बार की कौन हेडेक ले, फ्यूज हटा ही देते हैं, तो फ्यूज हटाओगे तो रिस्क रहेगा अप्लायंस का डैमेज होने का, तो फ्यूज तो लगाना पड़ेगा। अब फ्यूज एक बार फ्यूज अगर हो गया तो वापस नया फ्यूज लगाओ, समझ पा रहे हो? यस सर।
सर। तो यहाँ पे तो क्या है, मतलब बार बार वो फ्यूज होता रहेगा, करंट तो कभी भी ज़्यादा आ सकता है, इसमें क्या करंट तो कभी ज़्यादा आता रहता है, तो फ्यूज बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो वैसे तो जनरली अकर नहीं होता है, लेकिन फिर भी एमसीबी के कंपैरिजन में। तो एमसीबी क्या होता है, एक स्विच होता है। अब इसके अंदर की वर्किंग जो भी है वो आप लोग हाई क्लास में पढ़ते रहना, या फिर इनफैक्ट इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। एमसीबी तो शायद 12th तक भी नहीं आता है और सिलेबस चेंज भी नहीं हुआ है, तो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। एमसीबी के अंदर की वर्किंग आप लोग चाहो तो अभी पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा। तो एमसीबी क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच। मतलब जैसे ही करंट एक्सेस में आया तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेक हो जाता है। एमसीबी खुद ही सेंस कर लेता है उसे और नीचे डाउन हो जाता है। डाउन होते ही सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब करंट, वो अप्लायंस हमारा बच गया, करंट वो जाने नहीं दिया, उसने अपने आप ब्रेक हो गया। तो आप बोलोगे कि वो भी तो फ्यूज भी तो यही कर रहा था, ब्रेक हो गया, और एमसीबी ब्रेक हो गया। लेकिन फ्यूज को तो आपको रिप्लेस करना पड़ जाएगा सेम मटेरियल से, एमसीबी को तो जाकर के ऊपर कर देना, वापस सर्किट ज्वाइंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स आर मेड इन वेरिंग साइजेस फ्रॉम स्मॉल डिवाइसेस दैट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड अप्लायंसेस अप टू द लार्ज स्विच गियर। मैं आपको एमसीबी और फ्यूज के बारे में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और इनफैक्ट एमसीबी ज़्यादा एडवांटेजियस है फ्यूज से, इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। लेटेस्ट रिवाइज आप लोगों के लिए होमवर्क में है 1 2 3 4, ये कर लीजिए। कल हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, और ट्राई करेंगे कि कल ये चैप्टर पूरा हो जाए, ट्राई करेंगे। लग तो नहीं रहा हो पाएगा, 2 दिन और लग जाएंगे शायद। ठीक है देन, करते रहिए आप लोग, रिवीजन करते रहिए तो फाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय सर। ओके।